CH-171 एक और पार्टी बिगड़ गई। अरे कमल बेटा, तुम यहाँ। उद्धरण चिन्ह। कमल के पास जाते ही मी चौहान मुस्कुराते हुए बोल उठे, जी मी चौहान, डेट थोड़ा काम में बिजी थे तो उनके बदले में आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक अलग सी अकड़ के साथ कमल ने चौहान को देखते हुए कहा। उसे इस तरह से बात करता देख चौहान साहब ने धीरे से कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आओ पार्टी एंजॉय करते हैं। अच्छा लगा तुम आए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही चौहान ने कमल का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त गुस्से से आंखें फाड़ते हुए चिल्लाते हुए बोल उठा, हाथ कैसे छुआ रे साले। उसकी चिल्लाहट सुनते ही सभी लोग हैरानी से कमल और चौहान को देखने लगे और चौहान कमल की चिल्लाहट सुन और उसे गुस्से दे देख भीतर से डर चुका था और साथ ही कमल के साथ आए कुछ आदमी उसकी और बाकियों की फटी हालत देख कमीनों की तरह मुस्कुराने लगे थे। क्या बे अपनी औकात भूल गया है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से चिल्लाते हुए कमल ने चौहान से फिर एक बार कहा। उसे इस तरह से गुस्सा करते देख चौहान साहब घबराहट और डर के साथ बोल उठा, वो बेटा, मैं। उद्धरण चिन्ह। और ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है बे, चाचा है क्या मेरा, लगता है पार्टी के दिन ही अर्थी उठवाने का शौक चढ़ा है। उद्धरण चिन्ह। कमल का गुस्सा देख पार्टी में मौजूद सभी लोग डर चुके थे, वही चौहान की तो हालत हलक में आ चुकी थी। उसने डरते हुए कहा, माफ करना कमल। अभी चौहान कुछ आगे बोलता उससे पहले ही कमल ने फिर एक बार चौहान का चेहरा अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, इज्जत से बोल, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं जो मन में आए बोले जा रहा है। औकात भूल मत अपनी। अपने पिता को एक गुंडे के कब्जे में देख सीमा भी डर गई और वह रोते हुए चौहान के पास दौड़ आती और कमल के हाथों से उसे छुड़ाते हुए बोल उठी, छोड़ो मेरे पापा को, उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की है, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरे पापा को। उद्धरण चिन्ह। सीमा को इस तरह से खुद का हाथ पकड़ झंझोलते हुए देख कमल को मजा आ रहा था। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सुनो रे तुम सब, अपनी औकात को मत भूलना। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, धी कमल ठाकुर हूँ, समझे। मैं वो कमल हूँ जिसने सिंघानिया और बाली को उसकी सही जगह दिखाई है। आज तक चलता आ रहा था, अब से वो नहीं चलेगा। होंगे तुम सब अमीर कुत्ते समझे, लेकिन मैं इस शहर का राजा हूँ, राजा, और ये बात कभी नहीं भूलना अगर अपनी और अपने परिवार की खैरियत चाहते हो तो। उद्धरण चिन्ह। कमल की बात सुन सभी लोग हैरान थे और डरे हुए भी, यहाँ तक कि मेयर तक कुछ नहीं बोल रहे थे और ओम बड़ी ही शांत स्थिति में ये सब कुछ देखे जा रहा था। वो एक आदमी के सामने इतने बड़े बड़े अमीर इंसानों को शांत और डर के मारे चुप देख हैरान था। वही कमल ने अभी तक चौहान का चेहरा पकड़े रखा था और उसी हाथ को सीमा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कमल ने, लेकिन कमल की पकड़ बहुत ही मजबूत थी, यहाँ तक कि सीमा ने उसके हाथ में काटने तक की कोशिश की, लेकिन कमल बस उसे देखता रहा और जोर जोर से मुस्कुराता रहा। और इसी दर्शी को दकहोम को अब गुस्सा आने लगा था। वह धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसी वक्त कमल चौहान को छोड़ देता है और चौहान आंसू भरी आंखों के साथ जमीन पर गिर जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी चौहान कुछ नहीं बोल पाया। वही कमल ने अब चौहान को छोड़ सीमा का था पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोल उठा, मेरी जान, तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरे ये निशान जो मुझे दिए हैं उसके बदले तू अब मेरा बिस्तर गर्म करेगी और तब तुझे मैं कुछ निशान दूंगा। हा। उद्धरण चिन्ह। कमल की ये बात सुनते ही चौहान डरते हुए खड़ा हो जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए भीख मांगते हुए बोल उठा, कमल सर प्लीज, मेरी बेटी नादान है, प्लीज उसे छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। चौहान की बात सुन कमल ने कातिल मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों बे, जब उसने मेरे हाथ पर काट लिया तब तू उसे ये बात नहीं बोल सकता था क्या साले। अब जब तेरी बेटी को मैं निशान दूंगा तो तुझे खतक रहा है, ऐसा कैसे चलेगा रे। इस खूबसूरत हीर की खूबसूरती तो दकहनी पड़ेगी ना। कमल की बात सुन अब चौहान गुस्से में आ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप कर बे, बेटी है मेरी वो, जबान को लगाम दे, दो कौड़ी का गुंडा साला। उद्धरण चिन्ह। चौहान के ये बोल सुनते ही पूरा हॉल नीरव शांति में घिर गया और कमल के गुंडे हैरानी से कमल को देखने लगे और चौहान के इन शब्दों ने कमल को इतना गुस्सा दिला दिया था कि उसकी आंखें लाल होने लगी थी। कमल ने गुस्से भरी आंखों के साथ चौहान को देखते हुए कहा, क्या बोला बे कुत्ते तू। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही कमल ने अपना हाथ उठाते हुए चौहान के कॉलर से उसे पकड़ लिया। सीमा एक बार फिर अपने पापा को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी वक्त कमल ने एक हाथ से सीमा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे जमीन पर गिरते देख पार्टी में सभी मौजूद लोग डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन उसी समय मेयर ने गुस्से से कमल को कहा, बस करो कमल ठाकुर, अगर तुमने अपनी करतूत यही नहीं रोकी तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी मेयर अपनी बात को पूरा कर पाए उससे पहले ही कमल ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जा रे मेयर, इसके बाद तेरी बारी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही कमल ने एक जोरदार मुक्का चौहान को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त एक आवाज आई, अबे ओ ए, 1 इंच भी अगर तेरा हाथ आगे बढ़ा न तो रात को खाने के लिए वह हाथ नहीं बचने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। पूरे शहर को धमकी देने वाले कमल को धमकी किसने दी, ये सोच सभी लोग हैरानी से उस हाउस की ओर देखने लगे। CH-172 एक और लड़की, अबे ओ ए, 1 इंच भी अगर तेरा हाथ आगे बढ़ा न तो रात को खाने के लिए वह हाथ नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पार्टी में मौजूद लोगों ने इस आवाज को सुना, सभी लोग हैरानी से उस आवाज की ओर देखने लगे। हर कोई उस इंसान को देखना चाहता था जिसने कमल को इस तरह की धमकी थी। जैसे ही उन लोगों ने उस आदमी की ओर देखा जिसने ये शब्द कहे थे, तो सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि कमल को धमकी देने वाला वह आदमी एक 20-22 साल का नौजवान था और वो ओम था।
ओम इस समय कमल को गुस्से भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। वही कमल भी हैरानी से और गुस्से से ओम की ओर देखता है और ओम को देख सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक बच्चा उसे ऐसी धमकी कैसे दे सकता है। वह गुस्से से मुस्कुराते हुए बोल उठा, बच्चे, बाप से पंगा नहीं लेते समझा। तेरी ये गलती आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, क्योंकि शायद तू मुझे जानता नहीं है, अगर जानता न तो इन शब्दों को बोलने से पहले ही तेरी पेंट गीली हो जाती। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसी वक्त कमल के साथ आए कुछ आदमियों में से एक ने ओम का चेहरा देखा और उसे देखते ही वह आदमी चौंकते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह सीधे हैरानी से कमल को बोल उठा, बॉस, ये लड़का उस दिन राजभाई से बात किया था और फिर सुप्रिया को देख वो लड़की भी उसके साथ उसी लड़की से मिलने गए थे राजभाई। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही कमल ने ये बात सुन, कमल ने तुरंत ही गुस्से भरी आंखों के साथ अपने पहाड़ जैसे शरीर को लिए ओम के पास आया। उसने ओम को देखा और फिर बोल उठा, सुन बेटू, बता मेरे भाई के साथ उस रात क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। ओम ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भाई को एक आदमी ने कुत्ते की तरह पीटा था। तो तू उस आदमी को जानता है, बता कौन है, वरना तेरी वो हालत करूंगा, ना साले की, ना घर का रहेगा, ना घाट का। उद्धरण चिन्ह। कमल की धमकी सुन ओम ने फिर शांति से कहा, अरे यार, तुम दोनों भाई की अक्ल घुटनों में क्यों है। उस आदमी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर मैं होता उसकी जगह तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचता। उद्धरण चिन्ह। जैसे कमल ने इस बात को सुना, उसने तुरंत ही जोर से चिल्लाते हुए ओम के जैकेट के कॉलर को पकड़ा और उसे दोनों हाथों से ऊंचा उठाने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोल उठा, बच्चे, पंगा अपनी बराबरी वालों से लेना चाहिए, और तूने तो एक राक्षस से पंगा लिया है। बता अब वो इंसान कौन था जिसने मेरे भाई को मारा, बता वरना। उद्धरण चिन्ह। अभी कमल ओम को धमकी देता उससे पहले ही एक दमदार आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, वरना क्या कमल ठाकुर। उद्धरण चिन्ह। उस दमदार आवाज को सुनते ही कमल ठाकुर ने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा तो वो चौंक उठा, क्योंकि इस माए दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे, जिनमें सबसे आगे शूट बूट पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके साथ एक लड़की थी और एक लड़का था। उन्हें देखते ही वहां मौजूद लोगों में बातें होने लगी। जोशी परिवार। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जोशी परिवार तो कभी किसी भी पार्टी में नहीं जाते और ये तो जोशी परिवार के मुखिया इंद्रजीत जोशी है न, और वो उनका पोता और जोशी कंपनी का डायरेक्टर विराज जोशी है। लेकिन वो लड़की कौन है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग इंद्रजीत जोशी के साथ एक अनजान लड़की को देख हैरान थे। वह लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, दिखने में परी और जैसे खड़ी थी इस हिसाब से वह किसी शेरनी से कम नहीं लग रही थी। लंबा पतला शरीर, आंखों में चमक, होठों पर गर्वित मुस्कान और किसी चट्टान की तरह कॉन्फिडेंस के साथ वह लड़की कमल को देखते हुए खड़ी थी। इतने गंभीर माहौल में भी उस लड़की ने लगभग हर आदमी का दिल चुरा लिया था। लेकिन फिर अचानक से लोगों में कुछ चर्चा शुरू हो गई। अरे तुम उस लड़की को नहीं जानते, वो लड़की इंद्रजीत जोशी की छोटी पोती है, सनाया जोशी। कहते हैं वह एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस वुमन है, फॉरेन से पढ़कर हाल ही में इंडिया वापस लौटी है, लेकिन वापस आते ही उसने जोशी इंडस्ट्रीज को देश की बेहतरीन कंपनियों में शामिल कर दिया। कहते हैं वह इंडिया की लीडिंग बिजनेस वुमन है। लेकिन बातें तो ये भी सुनी है कि वह लड़की जितनी काबिल और खूबसूरत है, उतनी ही वो खूंखार और चालाक है। पता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनके लड़कों को बेइज्जत कर अपने घुटनों पर बिठाए है वो। लड़कों से तो वो नफरत करती है, बस अपने घर के आदमियों को छोड़। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये लोग यहाँ आए क्यों है। और ये इंसान इंद्रजीत जोशी के बारे में सुन था कि वो तो अपने बेड पर बीमार पड़े हैं, लेकिन ये तो यहाँ तंदुरुस्त खड़े दिख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते सनाया नामक इस लड़की की बातें हवा की तरह उस पार्टी में उड़ने लगी, जिसे अपने तेज कानों की वजह से ओम ने भी उसे सुना। ओम ने बड़े ही गौर से उस लड़की को देख तो उसे एहसास हुआ कि इतनी देर से वह लड़की कमल को नहीं लेकिन उसे देख रही थी। ओम को महसूस हुआ मानो वो उसे पूरी तरह से स्कैन कर रही थी। लेकिन अभी ओम आगे कुछ सोचता उससे पहले ही इंद्रजीत जोशी आगे बढ़े और कमल के पास आकर गुस्से से बोल उठे, कमल ठाकुर, आपने इस वक्त जिस इंसान को अपने हाथों में पकड़ा है, वो मेरा खास मेहमान है। अगर उसे एक खरोंच भी आए तो याद रखिएगा, ठाकुर परिवार इसका अंजाम भुगत नहीं पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि उसे बाइज्जत नीचे रख दो। इंद्रजीत को इस तरह शांति से धमकी देते हुए देख कमल का गुस्सा और भी बढ़ने लगा था। उसे गुस्से से कहा, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो बुड्ढे? जिसे सिंघानिया और बाली तक नहीं हरा पाए उसे तुम धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? जीने की इच्छा नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। कमल की बात सुनते विराज और सनाया को गुस्सा आने लगा। उनसे सा नहीं गया कि जिस आदमी की पूरा शहर इज्जत करता है, आखिर उसे इस आदमी ने बेइज्जत कैसे किया। लेकिन इंद्रजीत उन दोनों को अपने हाथ के इशारे से शांत रहने के लिए कहता है और फिर मुस्कुराते हुए कमल से कहता है, आह, आपकी ये बात से मुझे याद आया कि आजकल प्रतापगढ़ में एक अफवाह बहुत उड़ रही है कि खतरनाक डॉन बाल और उसके खास चमचे सिंघानिया को कमल ठाकुर ने मरवाया है। इतना कह गंभीर नजरों से कमल को देख इंद्रजीत ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, बच्चे, तेरी 7 पुश्ते मिलकर भी बाली या सिंघानिया का बाल तक उखाड़ नहीं पाती, तो अपने ये झूठ अपने पास रखो। लोग बेवकूफ हैं, हम जैसे बिजनेसमैन नहीं। और अगर तूने उसे मरवाया ही है तो उन किलर्स के नाम बता जिसने उसे मारा है, क्योंकि हमें उनके नाम पता है। उद्धरण चिन्ह। इंद्रजीत की बात सुन कमल ने गुस्से में ओम को छोड़ इंद्रजीत की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत जोशी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी वो आगे कुछ भी कर पाए उससे पहले ही विराज अपना मोबाइल कमल के सामने दिखा देता है। मोबाइल की स्क्रीन को देखते ही कमल ठाकुर के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वह घबरा जाता है। CH-173 मैं ओम को नहीं जाने दूंगी।
विराज के मोबाइल की स्क्रीन को देख कमल के होश उड़ चुके थे। उसके माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर किसी और का नहीं लेकिन कमल के पिता का कॉल चालू था। कमल ने तुरंत ही मोबाइल अपने हाथ में लिया और हड़बड़ाते हुए कॉल पे बात करने लगा। यस डैड। उसके बाद कमल ने अपने पापा से कुछ देर बात की और इस बात के दौरान कमल की हालत हलक में आ चुकी थी। उसका चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। कुछ देर जी डैड, समझ गया, ओके डैड ओके, ऐसे शब्दों को बोलकर उसने कॉल काट दिया और फिर मोबाइल तुरंत ही विराज को लौटा दिया और फिर वह इंद्रजीत को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। ओम ये सब देख काफी हैरान था और वही हाल पार्टी में मौजूद बाकी लोगों का भी था। वही इंद्रजीत इस समय कमल को अपने जुर्रियों वाले चेहरे से मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। ओम को उससे पहली दफा मिलते ही अंदाज आ चुका था कि इस बुढ़ी जान में काफी पावर है। ओम इस समय इंद्रजीत को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था और इंद्रजीत कमल को इंद्रजीत की वह मुस्कान चुभ रही थी, लेकिन उसने गुस्से से अपने आदमियों को चिल्लाते हुए कहा, चलो रे, पार्टी खत्म, उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वापस इंद्रजीत को देख उसने बोला, मेरे जाने से ये मत समझना कि तुम मुझसे पावरफुल हो। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो याद रखना वो सिर्फ शिकार पे और भी पावरफुल वर्क करने के लिए पीछे हटता है। उद्धरण चिन्ह। कमल की बात सुन इंद्रजीत मुस्कुराते हुए ओम से कहता है कि ओम, मुझे लगता है इस तरह की बात का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इंद्रजीत की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए कमल को देख मुस्कुराते हुए बोला, सुन बे, शेर की खाल में छिपे हुए गीदड़ शेर कह के नहीं लेता, लेकर दहाड़ता है। उद्धरण चिन्ह। ओम की ये बात सुन कमल गुस्से से हंसते हुए कहता है, सही कहा है किसी ने, जब वक्त अच्छा न हो तो कुत्ते भी शेर होने का ढोंग करने लगते हैं। कोई बात नहीं, जब मैं जपटूंगा ना तब मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। चलो रे। इतना बोलते ही कमल गुस्से से सभी को देख वहां से निकल जाता है और पार्टी में मौजूद सभी लोग अहिरानी से इस पूरे कांड को देख आपस में चर्चा करने लगते हैं। लेकिन अभी वो लोग कुछ और करे उससे पहले ही चौहान सबसे ऊंची आवाज में कहते हैं, डियर गेस्ट्स, माफ करना लेकिन आज की पार्टी यहीं खत्म होती है। मेहरबानी कर सब सपने घर लौट जाए। शुक्रिया आप सबका यहाँ अपना कीमती समय निकालकर आने का। आशा है आज आपने एक अद्भुत नाटक देखा होगा। उद्धरण चिन्ह। चौहान के इतना बोलते ही सभी लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। उन्हें जाता देख इंद्रजीत ओम से मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है आपको मुसीबत को गले लगाने का शौक है ओम। उद्धरण चिन्ह। ओम उसी मुस्कुराहट के साथ भोला बन इंद्रजीत से कहता है, मैं समझा नहीं जोशी, आप क्या कहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। वेल, यही कि अभी आप सिंघानिया और बाली वाली घटना से ठीक से रिकवर तक नहीं हुए कि आपने कमल नाम की एक और मुसीबत को अपने गले बांध लिया। उद्धरण चिन्ह। ओम को देख हंसते हुए इंद्रजीत ने अपनी बात कह डाली। ये सुन ओम ने बड़े ही अलग अंदाज में इंद्रजीत को देख कहा, आप सही कह रहे हैं जोशी, लेकिन मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आता है और आपको बीच में आने की जरूरत नहीं थी। इस अक्ल के दुश्मन को भी मैं संभाल लेता। उद्धरण चिन्ह। हे तुम अपने आप को क्या तीसमार खान समझते हो क्या? शुक्र मनाओ मेरे दादा तुम्हारे लिए स्टैंड लिए, वरना अब तक तो वो पहाड़ तुम्हें कुचल चुका होता। कहा था ना दादाजी, किसी को भी बचाने के लिए मत कूद जाओ, लेकिन आपको बड़ा शौक था स्टैंड लेने का। आपने इस पर मेहरबानी की और ये आपसे ही बदतमीजी से बात कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से से ओम को देखते हुए इंद्रजीत के साथ आए लड़की सनाया ने कहा, लेकिन उसी बात का इंद्रजीत कोई भी जवाब दे उससे पहले ही चौहान ने ओम के पास आते हुए और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओम बेटे शुक्रिया, आज जो तुमने मेरे साथ किया इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुकाऊंगा, लेकिन फिर भी शुक्रिया मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ओम चौहान की बात सुन उसकी और एक पल के लिए आंखों में आंसू लिए खड़ी सीमा को देखता है और फिर एक प्यारी सी मुस्कान और बड़े ही विनम्र अंदाज में वह चौहान से कहता है, एक दोस्त के रूप में ये मेरा फर्ज था चौहान अंकल, आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी सनाया अकड़ते हुए बीच में बोल उठी, सीरियसली चौहान, आपको लगता है इस मामूली से लड़के ने आपको बचाया है? अगर शुक्रिया ही अदा करना है तो मेरे दादाजी का कीजिए, क्योंकि अगर वो वक्त पे ना आते तो आप लोग और आपका ये मसीहा दोनों ही जान से हाथ धो बैठते। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तभी बीच में इंद्रजीत मुस्कुराते हुए बोल उठे, माफ करना ओम, लेकिन मेरी पोती थोड़ी गुस्से और बिगड़ैल है, उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसके जवाब में ओम सिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाता है और सबसे नमन कर वहां से जाने लगता है। तभी सनाया उसे गुस्से से देखते हुए अपने दादाजी से कहती है, देखा दादाजी, आपने उसे बचाया और वह कैसे अकड़ दिखाते हुए यहाँ से चला गया, बदतमीज कहीं का। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसी वक्त गुस्से इंद्रजीत ओम को जाते हुए देख बोल उठा, चुप रहो बेवकूफ लड़की, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने ओम को कमल से नहीं बचाया। अगर हम कुछ देर और लेट आते तो तुम जानती नहीं यह जगह खून का मैदान बन जाती। मैंने कमल को ओम से बचाया है। उद्धरण चिन्ह। इंद्रजीत की बात सुनते ही सनाया के साथ सभी लोग हैरान हो गए और हॉल से बाहर जा रहे ओम को देखने लगते हैं। तभी हैरानी से सनाया अपने दादा से पूछती है, क्या मतलब है आपका? सनाया का सवाल सुन इंद्रजीत ने बड़े ही गंभीर होते हुए कहा, इस पार्टी से जा रहा ओम नामक शख्स वही है जिसने इस देश के सबसे खतरनाक इंसानों में से एक बाली की कुत्तों जैसी हालत कर दी थी। बेशक बाली को मौत के घाट उतारने वाला इंसान कोई रहस्यमयी आदमी है, लेकिन ओम से मार खाने के बाद बाली जिंदगी किसी अपन की तरह ही बनने वाली थी। उस रात इस आदमी ने बाली समेत उसके आदमियों को कुत्ते की तरह धोया था।
क्या तुम्हें लगता है बाली, सिंघानिया, भद्रा और सिंघानिया के बेटे की कुत्तों जैसी हालत करने वाला ये लड़का कमल जैसे तुच्चे से गुंडे से हार या डर जाएगा? तो मैंने ओम को नहीं, कमल को ओम से बचाया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सभी लोगों ने इंद्रजीत की ये बात सुनी, वे लोग जहां से ओम उस पार्टी से बाहर गया था उस और एक अलग ही खौफ और हैरान नजरों से देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया और अंशिका ये सब सुन काफी खुश नजर आ। वहीं सीमा सामने देख अपना मन मक्कम करते हुए अपने मन में ही बोल उठी, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ओम को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। CH-174 धूमकेतु और विपुल आमने सामने। एक ओर ओम चौहान की पार्टी से निकल चुका था और वहीं दूसरी ओर विपुल ने बादलों की सभा में फिलहाल जो भी खिचड़ी पाताललोक में पक रही थी उसकी डिटेल जानकारी महारानी, धूमकेतु और बाकियों को दे दी थी। उसने अपने पिता धूमकेतु को पिलर के पीछे छिपा हुआ देख लिया था और इसी वजह से उसने धूमकेतु को गुस्से से बाहर आने के लिए और सभा के साथ बात सुनने के लिए कहा था। पूरी बात के दौरान धूमकेतु अपने मरे हुए उस बेटे को बड़े ही इमोशनल भाव से देख रहे थे। इतने सालों बाद उन्होंने अपने प्यारे बेटे को देखा था, लेकिन इन्हें डर था कि विपुल उससे नफरत करता था और कहीं न कहीं ये बात सच भी थी, क्योंकि धूमकेतु अपने परिवार को इस तरह निराधार छोड़कर गया था कि सारी जिम्मेदारी विपुल के अकेले के कंधों पर आ गई थी। धूमकेतु ने बार बार खुद के आंसुओं को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अंत में कुछ आंसू की बूंदें धूमकेतु के वक्ष से बाहर निकल आंखों से बही गई। धूमकेतु की इस दुखदाई स्थिति को काकभूषण, महारानी और बाकी सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन वही विपुल था जिसने एक बार भी अपने पिता धूमकेतु की ओर देखना भी लाजमी ना समझा। अपनी पूरी बात के दौरान उसने एक बार भी अपने पिता की ओर आंख तक नहीं घुमाए और अंततः अपनी बात खत्म कर और सभी औपचारिक बातों को खत्म करने के बाद महारानी की आज्ञा से विपुल बादलों के उस सुंदर गार्डन में चले गए। जाते वक्त उन्होंने सिर्फ एक पल के लिए अपने पिता की ओर आंख घुमाए और आंखों को देख धूमकेतु की पूरी रूह कांप उठी, क्योंकि जिस तरह से विपुल ने उसकी ओर देखा था, धूमकेतु ने उसकी आंखों में अपार गुस्सा दिखाई दे रहा था और वही गुस्सा धूमकेतु को भीतर से मानो खाए जा रहा था। इसी वजह से धूमकेतु भी विपुल के पीछे पीछे गार्डन की ओर गए, लेकिन कुछ दूरी से ही वो विपुल को गार्डन के उस सुंदर आसन पर अकेले में बैठा हुआ देखने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई अपने बेटे के पास जाकर माफी मांगने की। वह अपने बेटे को देख दूर से ही खुद को कोसते हुए आंसू बहाने लगे, लेकिन अचानक ही एक हाथ उनके कंधे पर महसूस हुआ। धूमकेतु ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि उनके पीछे काकभूषणी और महारानी दोनों ही खड़े थे। धूमकेतु ने तुरंत ही काकभूषणी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम महान समय प्रवासी काकभूषणी जी, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं बिना आपकी इजाजत बाहर आ गया। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु का ये भोला व्यवहार देख काकभूषणी मुस्कुराते हुए बोल उठे, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ जी, अपने मृत पुत्र को सालों बाद इस तरह से हलन चलन करता देख आपके दिल में क्या बीत रही होगी, किंतु मेरी एक सलाह है, अपने पुत्रों से कम खुद मत छिपाए। उन्हें बताए कि आप क्यों उन्हें इस तरह से जीवन के मझधार में अकेला छोड़कर चले गए थे। अर्धगुरु वो मृत हो चुका है और फिर भी अपने सवालों का जवाब चाहता है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे इस तरह से अर्धमन से वापस स्वर्गलोक जाने देना चाहिए। जाए धूमकेतु अपने प्यारे पुत्र से बात करे, उसके हृदय की पीड़ा को दूर करे और उसे सही मायनों में मुक्ति दे। जाए अर्धगुरु जाए। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन धूमकेतु खुद में थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। वो अपने बेटे विपुल को एक पल देखते हैं और फिर भारी हृदय और धीमे कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख नीरजा देवी उन दोनों को देख चिंता करने लगती है और काकभूषणी से कहती है, श्रीमान काकभूषणी, मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह बातचीत कुछ ज्यादा ही गंभीर और गर्म होने वाली है। उनकी बात सुन काकभूषणी मुस्कुराते हुए उन दोनों बाप बेटे को दकहते हुए कहते हैं, देवी, परिवार में चाहे कितना ही गुस्सा हो, बोलचाल बंद हो या फिर चाहे कितनी ही परेशानी ही, बातचीत से हमेशा ही सारे गिले शिकवे, नाराजगी और गुस्सा दूर हो ही जाता है। इस समय विपुल का मन अपने पिता को देखने के बाद व्याकुल हो चुका है और अपने कार्य पूर्ण करने के लिए उनका अपने मन को स्थिर रखना जरूरी है। और वैसे भी उनके धरती पर वापस आने का सिर्फ एक कारण नहीं है, कई सारे हैं। भगवान भी एक पवित्र और निर्मल आत्मा को बिना अपने सवालों का जवाब ढूंढे कैसे ही स्वर्ग में रख पाते। ऐसा इंसान तो स्वर्ग में भी नरक का एहसास करता है। इसीलिए श्रीमान विपुल का अपने सवालों का जवाब जानना जरूरी है। और मेरा यकीन करे, हंसते हुए, इस आत्मा के मन में कई सवाल है। यह एक अतृप्त आत्मा है। वैसे हाँ, उनकी आज की बातचीत थोड़ी गर्म जरूर होगी और शायद ऐसा भी वक्त आए कि आपको इनके बीच जाकर मामले को शांत करना पड़े। उद्धरण चिन्ह। काकभूषणी की बात सुन नीरजा देवी प्रश्नार्थ भाव का ए साथ उन्हें देखने लगी। वही दूसरी ओर मन में एक अजीब से डर और संकोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद कुछ पग की दूरी ओर आकर धूमकेतु रुक जाते हैं। कोई भी चलेगा, किंतु बात करने के लिए वो बाप मुझे नहीं चाहिए जिसे अपने संतानों की कदर ही ना या चिंता ही ना हो। कृपया कर अर्धदेवों के महान गुरु, इंसानों की ओर से बने प्रतिनिधि और एक महान योद्धा श्री 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 गुरु धूमकेतु, बेहतर होगा आप इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाए। धूमकेतु के कदम विपुल के पास आते ही विपुल की गुस्से से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। विपुल को इस तरह से गुस्से में देख धूमकेतु कुछ पल के लिए तो सहम से गए, लेकिन फिर हिम्मत कर बड़ी ही शांति से बोल उठे, बेटा विपुल, कम से कम। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, जाओ यहां से, मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना। जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि महान गुरु धूमकेतु का वध उसी के मरे हुए बेटे के हाथों ना हो जाए।
उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु कुछ बोल पाए उससे पहले ही विपुल ने गुस्से से दहाड़ते हुए धूमकेतु और देख अपना शरीर घुमाया, और जैसे ही धूमकेतु ने विपुल को अंगारों सी आंखों के साथ गुस्से में देखा, वे डरते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। उनका साथ कॉन्फिडेंस पिघल गया। धूमकेतु दुनिया भर की लड़ाइयों से लड़ सकते थे, लेकिन अपने बेटे का सामना नहीं कर सकते थे। वे दुखी मन और रोते हुए चेहरे के साथ पीछे घूमे और वापस जाने लगे, लेकिन उसी वक्त एक आवाज ने विपुल और धूमकेतु दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। कोई तो कारण होगा कि वे इतने साल आप सब से दूर रहे, आपको इस तरह से छोड़ चले गए। आपको उनकी बात जाननी चाहिए। कोई भी अपने ही पुत्रों को छोड़ना आखिर क्यों चाहेगा? एक दफा उनको अपनी बात कहने का मौका तो दे। उद्धरण चिन्ह। विपुल और धूमकेतु ने देखा कि नीरजा देवी उन दोनों के पास आते हुए उन्हें ये बात कह रही थी, और उनकी बात सुन विपुल का दिल भी पिघल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? आखिर ये स्त्री मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? आखिर मैं इसे देखते ही अपने होश क्यों खो बैठता हूँ जब भी इसकी आवाज सुनता हूँ? ये आवाज इतनी अपनी सी क्यों है? इसके पीछे कोई वजह है या ये उनके इस अर्धदैविक रूप का असर है? नहीं, मैं किसी और स्त्री से आकर्षित नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम है। उद्धरण चिन्ह। ये सब बातें सोचने के बाद विपुल थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ गुस्से को कायम रखते हुए कहता है, माफ करना नीरजा देवी, किंतु मेरे पारिवारिक मामले में आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। क्योंकि बेशक महारानी है, लेकिन मेरे मामले में जो भी दखलंदाजी करता है तो उनके लिए उतना भी अच्छा नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी विपुल का इस तरह का व्यवहार देख मन में ही थोड़ा गुस्सा हो जाती है, और मन ही मन गुस्से में बोल उठती है, आह क्या बात है अकड़ हम, क्या ये देवदूत शुरू से ही ऐसे थे क्या? उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी ओर विपुल को एक रानी से इस तरह रुआब में बात करते देख काकभूषण जी बेहद ही खुश हो रहे थे। तभी गुस्से के साथ विपुल कहता है, मेरी बात मानिए और आप इस बातचीत से दूर ही रहे और मेरे इन बेजिम्मेदार पिता को अपने साथ ले जाए, वरना बादलों को राखालोक बनते देर नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। विपुल की इस बात को सुनते ही अकड़ से मुस्कुराते हुए नीरजा देवी ने विपुल से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज देख ही लेते हैं कि एक देवदूत क्या सच में बादलों को राख में मिला सकता है? क्या इतना ही कमजोर है बादलोक? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही नीरजा देवी अपने हाथों को हवा में घुमाती है और तुरंत ही नीले रंग के कुछ जादुई और प्राचीन चिन्हों जैसी कला उनके हाथों के आगे बनने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई जादूगर जादुई कला कर रहा हो, और उन्हें इस तरह से लड़ने के लिए तैयार देख विपुल भी गुस्से से अपने हाथ आगे कर कहता है, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, चलो हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अब तक तो अंबु और सर्पदूत भी काकभूषणी के पास आ चुके थे, और देखते ही देखते बादलों का वह खूबसूरत बाग युद्ध का मैदान बनने लगा था। CH 175 विपुल vs नीरजा देवी। अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, चलो फिर हो ही जाए। उद्धरण चिन्ह। विपुल गुस्से से अपने दोनों हाथों को साइड करते हुए कोई सा जादू करते हुए बोल उठा। अब तक तो अंबु और सर्पदूत भी काकभूषणी के पास आ चुके थे, और देखते ही देखते बादलों का वह खूबसूरत बाग युद्ध का मैदान बनने लगा था। क्या आप दोनों ये बालकों जैसा बर्ताव बंद करेंगे? आप अच्छाई की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले जीव हैं, आप दोनों इस तरह से बच्चों की भांति लड़ना शोभा नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए धूमकेतु ने उन दोनों को देख ये कठोर शब्द बोले। धूमकेतु की बात सुनते ही नीरजा देवी तथा विपुल दोनों ही शांत हो जाते हैं। उन दोनों को ही एहसास हुआ कि कुछ देर पहले उन दोनों ने जोश में कोई गलत ही कदम उठा लिया था। धूमकेतु फिर शांति से अपनी बात रखते हुए कहते हैं, नीरजा देवी, मैं बात कर लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी धूमकेतु की बात सुन विपुल को देखते हुए कहती है, ठीक है गुरुदेव, माफ कीजिएगा श्रीमान देवदूत मेरे इस तरह के व्यवहार के लिए, किंतु गुरुदेव मैं आप लोगों की बात खत्म होने तक यही रहूंगी, सावधानी के लिए। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी की बात खत्म होते ही धूमकेतु और विपुल दोनों ही अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। धूमकेतु विपुल के पास आते हैं और नम आवाज में बोल उठे, विपुल मेरे बेट, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सच्चाई को जानो। मेरे लिए भी आसान नहीं था मेरे 3 बेटों को जिंदगी की मझधार में यूं बीच में ही छोड़ देना, लेकिन मजबूरी थी मेरी। धूमकेतु की बात उन हंसते हुए विपुल कहता है, हाँ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपने ही खून को छोड़ देने के लिए विवश कर चुकी? आखिर क्या मजबूरी थी कि 3 संतानों को जिंदगी बहार अनाथ होते हुए जीना पड़ा? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि अपने ही बेटों को छोड़कर जाना पड़ा आपको? बताए। अब तो अवश्य जानने की जरूरत है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी महान गुरु धूमकेतु की? उद्धरण चिन्ह। विपुल के गुस्से भरे अंदाज के बावजूद धूमकेतु ने बड़ी ही शांति से अपनी बात रखते हुए कहा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें याद होगा मैं जंगलों में जाया करता था, क्योंकि मेरा जन्म इस धरती पर एक कार्य पूर्ण करने के लिए हुआ था, और तुम्हारी माँ के प्रेम में पड़ने के बाद मैं अपने कर्तव्य को भूल गया। काफी साल मैं अपने स्वार्थ, अपनी जिंदगी और अपने ही सपनों को जीने लगा। भले ही तुम नहीं जानते, लेकिन जब आप अपने कर्तव्य से मुकर जाओ तो भगवान आपसे सबसे पहले अपनी प्यारी चीज ही छीन लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया, लेकिन तुम्हारे माँ के मरने के बाद मैं कर्तव्य की ओर दौड़ने के बजाय उसके जाने के गम में डूब गया। जंगल में जाता और मेरे मन के अवकाश में ध्यान करता, और अपने उस सपनों की दुनिया में मैं तुम्हारी माँ के साथ सपनों में ही खुशी के पल बिताने लगा। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर धूमकेतु आसमान की ओर उदास आंखों से देख
और क्योंकि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट गया था, दुनिया में काफी हलचल होने लगी थी, जो अच्छाई के पक्ष में तो नहीं थी। देवों की नजर मुझ पर गई और वे मेरे इस बालकीय व्यवहार से क्रोधित हो गए। उसके बाद एक दिन नीरजा देवी बादलोक से धरतीलोक पर वापस आए और उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की और मुझे आगाह भी किया कि देवलोक आपसे नाराज है और आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर वक्त रहते मैं नहीं संभला तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन मैं उस समय भी तुम्हारी माँ के वियोग में अंधा और बहरा था। मैंने नीरजा देवी की बात नहीं सुनी और मेरी इस बेवकूफी के नतीजे में देवलोक के सैनिकों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन नीरजा देवी ने मुझे बचा लिया, जिसकी एक भरी कीमत नीरजा देवी ने भी चुकाई है। उस समय मैं अपने सपनों और झूठी दुनिया से बाहर निकला। मुझे अंदाज हुआ कि मैंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। हालांकि वो भूल भी निश्चित ही थी। जीवन के महासंग्राम में उसी भूल से एक महत्वपूर्ण भाग घटित होगा। लेकिन फिर भी देव सैनिक मुझे गुस्सा थे और वे किसी भी हाल में मुझे मारना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने रहम कहकर मुझे दी विकल्प दिए कि या तो मैं फिर अपने कर्तव्य के मार्ग पर चालूं और अपने परिवार को भूल उनसे दूर हो जाऊं और उन्हें आने वाले खतरों से सुरक्षित रखूं, और या तो मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं जो आगे की घटनाओं को इस तरह से खतरनाक मोड़ पेला देगा कि जहां पृथ्वी को बचना असंभव हो। मेरे लिए तुम लोगों को छोड़ना सबसे कठिन फैसला था, लेकिन दुनिया को और मेरे बच्चों को बचाने के लिए मेरे पास बस वही एक उत्तम विकल्प था जिसे मैं पसंद कर सकता था, और मैंने वही किया। उद्धरण चिन्ह। फिर विपुल के एकदम सामने आंसू भरी आंखों के साथ खड़े रहकर विपुल के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए मैं बादलों का आ गया, दुनिया को बचाने के कार्य में जुड़ गया। लेकिन मैं जब गया तो मुझे तुम्हें कचोड़ने का दुख जरूर था, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि मुझे मेरे बड़े बेटे पर यकीन था कि मेरी जगह वो मेरे परिवार को अच्छे से संभालेगा, और मुझे गर्व है तुमने संभाला भी। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, बेशक नहीं हूँ, लेकिन बेटे मैं तुम लोगों दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और उससे भी ज्यादा मेरे पोते पोतियों से। भले मैं दूर था, लेकिन मेरी नजर तुम पर हर रोज रही। जब तुमने अपनी पत्नी से शादी की, जब तुमने अपने भाइयों की जिंदगी को अच्छी तरह से संभाला, जब तुम उस नामुराद लेब में शामिल हुए और जब तुम और तुम्हारी बीवी दोनों ही मर गए, मैं उस हर पल में तुम लोगों के साथ था। पर उस समय तुम ऐसी जगह फंसे थे जहां से मैं भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाता, और तुम भी जानते हो कि अगर उस बीमारी के साथ मैंने तुम्हें बचाया होता तो उसका नाम क्या होता। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद धूमकेतु शांत हो गए, लेकिन उसी वक्त नीरजा देवी विपुल के पास आते हुए बड़े ही नम्र भाव के साथ बोल उठी। देवदूत, बादलोक को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा के बावजूद आपके पिता हमेशा संघर्ष गरीबी भरा जीवन जीते रहे। जब उनसे पूछा जाता कि आप बादलोक के एक नामचीन सदस्य हैं तो आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं, तो पता है आपको वो क्या कहते? वे कहते कि मैं ये वैभवशाली जीवन नहीं जी सकता क्योंकि मेरे बच्चे धरतीलोक पर मामूली जीवन जीते हैं। जो कहना आप लोग कहते वही खाना गुरुदेव भी कहते। जमीन पर सोते और हर दिन एक बार तो आप तीनों भाइयों पर नजर रखते। मुझे लगा कि शायद मैं हूं इसलिए वे दिखावा कर रहे हैं, किंतु मैं भी कुछ समय बादलोक से दूर थी, किंतु आज तक उन्होंने अपना ये जीवन नहीं छोड़ा। मैं गवाही देती हूँ देवदूत की आपके पिता आपसे बेहद प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद भी विपुल को चुपचाप जमीन पर एकटक देखते हुए देख नीरजा देवी भी हैरान थी। लेकिन उसी वक्त मुशकराज अम्बू भी विपुल के पास आते हुए और उनका हाथ पकड़ बोल उठे। देवदूत जी, आपके जाने के बाद आपके पिता ने आपके बेटे ओम को संभाला। जब आपके दोनों ही भाइयों ने किसी न किसी कारणवश उस बच्चे को अपने हाल पर छोड़ दिया तो आपके पिता ने उसकी देखरेख रखी, क्योंकि वे उसकी जिंदगी में समय आने तक दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे उससे आसपास रहकर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते। शायद ये बात जानकर आपका अपने पिता के प्रति गुस्सा कुछ कम हो। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता नीरजा देवी और अम्बू की बात सुन विपुल का दिल बाहर आया था। वह जमीन की ओर देख रोए जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता की ओर देखा और रोटी आवाज में बोल उठा, आपने जो भी किया मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए शुक्रिया। उसके लिए आपका शुक्रिया बाबा, लेकिन मेरा गुस्सा आप पर, मेरे भाइयों पर नहीं खत्म हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरा बच्चा इतने साल अकेला रहा, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो, और ये बात मुझे शांत नहीं होने देती। आपको माफ किया मैंने, लेकिन नाराजगी रहेगी, मैं जाना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही विपुल रोती शक्ल के साथ वहां से जाने लगता है। सभी लोग उसे इमोशनल होकर और हैरानी से देखे जा रहे थे, लेकिन उसी समय एक छोटे से वाक्य ने विपुल के कदमों को मानो बर्फ की तरह एक ही जगह जमा दिया। वह ओम ही है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विपुल ने इस बात को सुना उसके कदम जमीन पर बर्फ की तरह जम गए। उसने फिर एक बार हैरानी से दहाड़ते हुए पीछे मुड़कर कहा, क्या कहा आपने? अगर हिम्मत है तो एक बार फिर कहना तो। उद्धरण चिन्ह। CH 176 विपुल का गुस्सा। वो भविष्यवाणी वाला लड़का ओम ही है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विपुल ने धूमकेतु के मुंह से इस बात को सुना उसके कदम जमीन पर बर्फ की तरह जम गए। उसने फिर एक बार हैरानी से दहाड़ते हुए पीछे मुड़कर कहा, क्या कहा आपने? अगर हिम्मत है तो एक बार फिर कहना तो। उद्धरण चिन्ह। इस समय विपुल के फेस के एक्सप्रेशंस बहुत ही भयानक थे, और उन डरावने भावों को देख बादलों के उन महावीरों के गले भी डर के मारे सूख गए थे। लेकिन उन सबके बीच धूमकेतु बिना डरे विपुल के पास आए और गर्व से कहा, दुनिया को बचाने वाला वो शूरवीर लड़का ओम है, भविष्यवाणी वाला वो बच्चा ओम ही है, मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। गुस्से अपने पिता को देख धूमकेतु की काही बात का जवाब देते हुए विपुल में हंसते हुए कहा, हा, क्या बात है बाबा, क्या आपका जी नहीं भरा हम सबको छोड़ गए? मेरी और मेरी बीवी की मौत से, मेरे परिवार के पूरी तरह से बिखर जाने से क्या आप मन शांत नहीं हुआ जो उस मासूम के कंधों पर पूरी दुनिया को बचाने का बोझ डालना चाहते हो आप लोग?
रुकिए, मुझे अच्छे से पता है ओम बचपन से ही डरपोक था, उसके अंदर हिम्मत है ही नहीं लड़ने की। आखिर गुस्से से और हैरानी से चिल्लाते हुए, वो कैसे हो सकता है, वो भविष्यवाणी वाला बच्चा, उसके भीतर दैविक ऊर्जा कैसे आए आखिर? बाबा आप है न इसके पीछे, बताए मुझे आखिर पूरी कहानी क्या है? उद्धरण चिन्ह। विपुल का गुस्सा देख धूमकेतु ने थोड़ी सी हड़बड़ाहट के साथ अपनी बात रखते हुए कहा। परिवार खोने के बाद वह बच्चा अकेला हो गया था। जिंदगी के 15 साल उसने एक अंधेरे घर में सिर्फ अपने परिवार से बस कोई एक इंसान उसके पास आ जाए, इसी इंतजार में बिताई थी। और फिर कुछ समय बाद वह टूट गया, पूरी तरह से टूट गया। और तुम्हारे बेटे ने तलब में कूद खुदकुशी करने की कोशिश की। ये सब सुनते ही विपुल की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी और उसके बेटे ने जो भी सहा उस वजह से उसे रोना भी आ रहा था। लेकिन जब मैं उसे बचाने तलब में कूदा तो उसके भीतर की सुनहरी शक्ति ऊर्जा, उसका सुनहरा ऑरा विकसित हो चुका था और उसी ऑरा ने पानी में ओम के आसपास एक छोटा सुनहरा गोल कवच बना दिया था, जिससे कि ओम पानी में भी सांस ले पाए। मुझे भी तभी पता चला कि ओम ही है वो बच्चा जिसके कंधों पर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है। फिर मैंने उसे बचाया और उसे अपनी शक्तियों को काबू में करने और उन्हें जागृत करने के लिए कुछ किताबें दी। उसने 5 साल एक ही कमरे में खुद को कैद कर उन शक्तियों को जागृत किया, लेकिन ओम ही वो बच्चा है। इस बात को तुम्हें जानना और मानना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की बातें सुन विपुल हैरान रह जाता है। वह दुखी हो जाता है और उसे इस तरह से दुखी देख धूमकेतु और नीरजा देवी भी दुखी हो गए थे। अचानक से ही विपुल गुस्से के साथ उठ खड़ा हुआ और अपने पिता से बोल उठा, बाबा, मैंने अपने भाइयों को आपके जाने के बाद किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उन्होंने मेरे मासूम से ओम को किसी अनाथ की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। मैंने उन्हें हर मुश्किल में साथ दिया और उन्होंने मेरे ओम को मिलना तक सही नहीं समझा। बाबा, ये आखिर कैसा सिला है? मेरे उनके तरफ इतने अच्छे बर्ताव के बावजूद उन्होंने ओम को मरने के लिए छोड़ दिया, एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या उन्हें एक मासूम सी जान पर भी दया नहीं आई? जायदाद के बंटवारे के बाद मैंने अपना हिस्सा भी उन दोनों की जिंदगी को अच्छी करने के लिए दे दिया। मैं गरीबी में जिया, उन्हें कभी नहीं जीने दिया और उन्होंने मेरे बेटे को इस कदर अकेला छोड़ दिया जैसे ओम कभी उनके लिए था ही नहीं। आखिर ऐसा क्या नहीं था जो मैंने उन दोनों के लिए न किया हो, लेकिन वो मेरे बेटे को नहीं अपना पाए? उद्धरण चिन्ह। फिर गुस्से में आप खो देते हुए, मैं उन दोनों को ही मार दूंगा, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप उनके पिता हो। मैं उन्हें कुत्ते की मौत लूंगा, चाहे मैं नरक में ही क्यों न चला जाऊं। मेरे बेटे ने मेरे बाद इस तरह की जिंदगी जी है जो किसी नरकवासी ने भी न जी हो। इस बात के लिए मैं आपको और आपके बेटों माफ नहीं कर सकता। आपने फिर ओम की बचाई है, लेकिन उन दोनों को अब मौत ही अंतिम उपाय है। मैं तो महसूस भी नहीं कर सकता कि आखिर मेरे बेटे ने कैसी जिंदगी जी है, क्या क्या सहा है, क्या शर्म नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों ही अपनी गलती की सजा भुगत चुके हैं विपुल, और तुम्हारे बेटे ने ही उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाया है। उद्धरण चिन्ह। विपुल को गुस्से में आपा खोते देख धूमकेतु ने शांति से समझते हुए उससे कहा, माफ करना विपुल, मैं मानता था कि तुम एक सर्वश्रेष्ठ बेटे हो, किंतु तुम्हारे ही बेटे ने तुम्हें गलत साबित कर दिया है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें लोगों को सजा देने पर मजबूर किए जा रहा है, जबकि तुम तो दयालु थे। तुम्हारे अच्छे गुण ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन तुम में भी कमियां थी, पर वही कमियां ओम में नहीं है। बेशक ये तुम्हारे और वीणा के अच्छे संस्कारों की वजह से ही है, लेकिन वो बच्चा सजा तो देता है, लेकिन सिर्फ उनको जो सजा के लायक होते हैं। पर सबसे बड़ी जीत उसकी वह है कि वह माफी भी देता है, जो माफी के लायक होता है। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे के बारे में सुन और उसकी तारीफ सुन विपुल का मन शांत हो रहा था। उसने अपने छोटे से ओम को याद करते हुए कहा, और कहिए ना बाबा उस नन्हे से ओम के बारे में, और बताए ना कैसा दिखता है वो, मेरे जैसा या अपनी मां पर गया है, या वो अभी खुश है? कैसे जीता है, कैसे रहता है, बताए ना बाबा, और बताए ना। उद्धरण चिन्ह। विपुल को इस प्रकार खुश और संतुष्ट देखकर धूमकेतु और बाकी सब भी राहत की सांस लेते हैं। वही धूमकेतु भी खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहता है, पता है देखने में वो किसी हीरो से कम नहीं है, मानो लग रहा हो खूबसूरती का देवता हो कोई। पता है कई सारी गोपियां भी मंडराती है उसके आसपास, जहां जाओ वहां अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देता है। हर जगह बस अच्छाई फैलाता है। उसी ने तुम्हारे दोनों भाइयों को अच्छाई सिखाए। अब मनोज और विजय दोनों ही ओम को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करते हैं। खुश तो बहुत है, लेकिन अपने माँ बाप की कमी तो खलती ही है ना। कामयाब है, दिखने में तुम्हारा और वीणा का कॉम्बो है। अच्छाई तो तुम दोनों से भी ज्यादा है, लेकिन वही दूसरी ओर किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकता। वैसे लड़ते वक्त वो भैरव रूप लगता है, जितना शांत और भोला अच्छाई में उतना ही खूंखार और दयाहीन किसी को सजा देते वक्त बन जाता है। तुम उसे देखोगे ना तो गर्व करोगे उस पर, क्योंकि मैं करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। धूमकेतु की बातें अब विपुल को सुकून दे रही थी। वह अब शांत था और अपने बेटे को याद कर मुस्कुरा रहा था, और उसे बच्चों की तरह खुश होता देख बाकी के लोग भी खुश थे। और नीरजा देवी को तो विपुल को इस प्रकार खुदा देख वह शायद विपुल पे मनमोहित हो गई थी। वो विपुल को इस तरह मुस्कुराते हुए घूरे ही जा रही थी। कुछ देर बाद विपुल खड़ा हुआ और अपने बाबा और नीरजा देवी के पास आया और उन दोनों के आगे हाथ जोड़ कहता है, बाबा महारानी, मैं अपनी गलतियों के लिए आप दोनों से ही माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझ पे एक मेहरबानी कीजिए। अब जब मेरा ओम ही वह भविष्यवाणी वाला बालक है, तो बाबा प्लीज वादा कीजिए कि कुछ भी हो जाए आप मेरे बेटे की रक्षा करेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। महारानी आप उसे युद्ध की हर कला सिखाए, लेकिन प्लीज उसे सुरक्षित रखना। उद्धरण चिन्ह। विपुल की बात सुन महारानी नीरजा देवी मुस्कुराते हुए कहती है, देवदूत, मैं बादलों की महारानी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं युद्ध के दौरान ओम पर आने वाली हर मुश्किल का पहले मैं सामना करूंगी और उस बालक सुरक्षित रखूंगी।
अगर मृत्यु भी होगी तो पहले वह मुझसे टकराएगी। ये मेरा आपसे वादा है। उद्धरण चिन्ह। नीरजा देवी की प्रतिज्ञा सुन विपुल उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। उसके बाद विपुल धूमकेतु की ओर देखता है और विपुल के देखते ही धूमकेतु उसे गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, माफ करना मेरे बेटे। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वादा रहा ओम पर आई हर मुश्किल से ओम को बचाऊंगा। ये बुद्ध आदमी अपने पोते और अपनी जान पर खेल पर भी सुरक्षित रखेगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक यूं ही बाप बेटे के मिलन के बाद अंत में विपुल अपने पिता से अलग होता है और कहता है, ठीक है, अब जब मुझे पता ही है कि मेरा ओम ही भविष्यवाणी वाला बालक है तो मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। माफ कीजिएगा आप लोग मेरी भूलों के लिए, लेकिन अब मुझे अपने अगले काम के लिए निकलना होगा। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही विपुल सबको प्रणाम कर और धूमकेतु और काकभूषणी के आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगता है। तभी धूमकेतु उसे रोकते हुए कहते हैं, ख्याल रखना मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। विपुल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसे जाता देख काकभूषणी मुस्कुराते हुए बोल उठे, क्या अद्भुत इंसान था, अर्धदेवों को भी हिलाकर रख दिया। उम्मीद है तुम अपने कार्यों को जल्द ही पूर्ण कर लोगे। उद्धरण चिन्ह। CH-177 माया बताओ मुझे। पार्टी से निकलते ही ओम अपनी क्लिनिक की ओर निकल दिया था। वैसे तो वो अपने पुराने घर अपने दादा की कोई तस्वीर या अपने दादा से रिलेटेड कोई चीज ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। इस वजह से ओम ने पहले क्लिनिक और बाद में घर जाना ही बेहतर समझा। काफी समय से ओम ने अपनी क्लिनिक को देखा भी नहीं था, क्योंकि अब उसका ज्यादातर समय अंशिका के साथ अपने नए बिजनेस को संभालने में ही कट रहा था, तो उसे क्लिनिक आने का समय ही नहीं मिल रहा था। साथ ही पिछले कुछ समय से ओम अस्पताल में था और अपने परिवार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ था। इसी वजह से क्लिनिक के बारे में सोचना का ओम के पास समय भी नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ओम की गैरहाजिरी में क्लिनिक का हाल बेहाल था। ओम का क्लिनिक अब विजय अंकल ने संभाल लिया था। साथ ही माया भी अब एक अच्छी नर्स बन चुकी थी। इसके अलावा विजय ने कुछ दिल के अच्छे और काबिल डॉक्टर्स को नौकरी और रखा हुआ था, और ओम की और बाकी सब की काबिलियत की वजह से ओम की क्लिनिक सिटी में काफी मशहूर हो चली थी। अब बड़े बड़े और गरीब दोनों ही प्रकार के लोग ओम के यहाँ से ही इलाज करवाते थे। क्लिनिक पहुंचते ही ओम देखता है कि शाम होने के बाद भी क्लिनिक में काफी चहल पहल थी। ओम देखता है कि सभी डॉक्टर्स और नर्सिस अपना काम दिल से और हंसी खुशी कर रहे थे। पेशेंट क्लिनिक की सर्विस से काफी खुश थे। ओम को क्लिनिक में देखते ही सभी डॉक्टर्स ओम को मुस्कुराकर हेलो बोलते हैं और ओम भी उन्हें ज्यादा परेशान न करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चला था। तभी ओम की नजर एक वार्ड में काम कर रही माया की ओर जाती है। ओम दूर से ही देखता है कि बॉडी पर स्टिचेस लगी होने के बावजूद माया क्लिनिक में मन लगाकर काम कर रही थी। वो अब अपने काम में माहिर हो चुकी थी। ओम ने प्राचीन चिकित्सक ऋतु को खुद ही माया को सिखाया था। ओम उसे इस तरह से काम करते देख खुश था। फिर जैसे ही माया उस मेडिकल वार्ड से बाहर निकल ऑफिस की ओर गई, ओम भी उसके पीछे पीछे ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाते ही ओम ने देखा कि माया दवाइयों के स्टोरेज से कुछ दवाइयों को देख रही थी। तभी ओम ने पीछे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पर आराम करने के लिए बोला था ना। उद्धरण चिन्ह। ओम ने ये बात अचानक से की थी, लेकिन माया को जैसे पता था कि ओम वहां पर मौजूद है। इस तरह बिना हैरान हुए माया ने जवाब देते हुए ओम से कहा, हेलो सर, मैं अब ठीक हूँ और मुझे आज नहीं तो कल मेरे काम पर तो आना ही था, और ऊपर से मैं काफी बोर हो रही थी बेड पर आराम करते करते। अब जब मैं ठीक हूँ तो मुझे आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। माया की बात सुन ओम ने अपने होंठ गिरते हुए मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और आगे कहा, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो अब। वैसे क्या हर सोल्जर तुम्हारी तरह जल्दबाजी होता है क्या? और तुम लोग क्या अपनी फीलिंग्स चेहरे पर नहीं दिखाते? यार, तुम्हें जब भी देखो तुम ये सीरियस एक्सप्रेशन लिए दिखती हो। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन माया बिना किसी हाव भाव के कहती है, शायद आप भी जानते हैं कि एक सच्चा योद्धा हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उद्धरण चिन्ह। माया की इस तरह की सीधी बातें सुन ओम मुस्कुराते हुए कहती है, आह हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, काम करो, लेकिन हाँ इतना भी नहीं, तुम्हें आराम भी करना है, समझी? उद्धरण चिन्ह। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर मेरी फिक्र करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुनते ही माया तुरंत ही जवाब देती है। बाद में ओम वहां से जाने लगता है और सोल्जर वाली बात सुन माया को कुछ याद आता है और वह तुरंत ही ओम को रोकते हुए कहती है, वो लीडर था हमारी टीम का। उद्धरण चिन्ह। माया की बात सुन ओम रुक जाता है और हैरानी से उसे देख कहता है, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। ओम को रुक हुआ देख माया बड़े ही शांत स्वभाव से उसे कहती है, 0-0 आपने कहा था ना कि जब मैं बताने के लिए तैयार हो जाओ आपसे कह सकती हूँ, तो अभी आपसे कह रही हूँ, नंबर 0-0 हमारा लीडर है, स्पेशल फोर्स नंबर का लीडर। उद्धरण चिन्ह। माया की बात सुन उसमें दिलचस्पी लेते हुए ओम कहता है, हम काफी कुल रहा होगा वो, और काबिल भी। वैसे भी बाली को मरने वाला इंसान कोई मामूली आदमी तो हो ही नहीं सकता ना। उद्धरण चिन्ह। जैसे माया ने बाली का नाम सुना वह तुरंत ही चौंक गई और उसने बड़ी आंखों से ओम को देख हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन आपको कैसे पता कि उसने ही बाली को मारा है? ये बात तो किसी को नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। माया को इस तरह हैरान देख ओम मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोल उठा, हम मतलब सच में वही था, मुझे बस अंदाजा था, लेकिन अभी अभी तुमने उस अंदाजे को सही साबित कर दिया। वेल, जब उस दिन बाली घर पर आया तो उससे लड़ते वक्त तब मुझे पता चल गया था कि अपने घर में जगह जगह टाइम बॉम्बस लगे हुए थे।
फिर मैंने किस्मत से एक आदमी को टाइम बॉम्बर्स को हमारे घर से निकालते हुए भी देखा। उसके बाद बाली के और तुम्हारे मुंह से स्पेशल एजेंट्स के बारे में सुना। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि आपने कहा था कि आपके साथी आपका बदल लेंगे। फिर मैंने बाली की मौत के बारे में सुना। साथ ही उस ब्लैक कपड़े वाले ओम ने उसकी मौत के रिपोर्ट्स भी देखे। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे मालूम हुआ कि जिसने भी बाली और सिंघानिया को मार है और जिस तरह से उसे एक एक्सीडेंट बनाया गया, इस तरह का काम खुफिया लोग ही ज्यादा करते हैं। उस समय मेरे दिमाग में तुम्हारे उन साथियों के बारे में ही ख्याल आया, क्योंकि जितनी परफेक्ट तरीके से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया था, ये काम या तो असासिनस कर सकते हैं या तो कोई आर्मी वाला बंदा या फिर एक सीक्रेट फोर्स। उद्धरण चिन्ह। ओम की इस तरह की डिटेल में दी गई एक्सप्लेनेशन को सुन माया पूरी तरह से हैरान थी। उसे हैरान देख ओम ने आगे बोलते हुए कहा, और ये सारी बातें मुझे एक जगह ही जुड़ते हुए दिखाई दी तुम्हारे साथी, लेकिन ये बस एक तुक्का था, रूम ने उसे शी साबित कर दिया पर। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन माया हंसने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्या बात है सर, मुझे मालूम था कि आप कमाल हो, लेकिन इस हद तक कि एक परफेक्ट मर्सिनरी को आपने हार दिया, वाकई आप सच में कमाल हो। अगर 01 को ये पता चल गया तो वो तो हैरानी से ही मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी तारीफ सुन ओम भी जमीन की ओर देख हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर गंभीर होकर माया को देख बोल उठा, वेल एक बात बताना, मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पर नंबर्स की टीम के बारे में, उनके काम के बारे में। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या तुम लीग अच्छे हो या बुरे? ओम का ये सवाल सुन माया काफी उदास हो गई। उसने अपनी उदासी नजरों से ओम को देखा और फिर नम आवाज में कहा, वेल ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और बेहतर होगा कि आप उनके बारे में पूरी सच्चाई जानने के बाद ही इस नतीजे पर आप खुद ही आए कि आखिर हम अच्छे हैं या फिर बुरे। माया को इस प्रकार उदास होता हुआ देख ओम सोच में पड़ गया और फिर गंभीरता से माया को देख बोल उठा, ठीक है माया, बताओ मुझे उन नंबर्स के बारे में। उद्धरण चिन्ह। CH-178 मैं हूं नंबर 0। उस दिन पहली बार नंबर्स दुनिया के सामने आए जब हमारे कैप्टन नंबर 0 ने एक रिक्वेस्ट पे भारत के एक विद प्रोफेसर और एक हाई रैंक आर्मी ऑफिसर को मौत के चंगुल से बचाया। उद्धरण चिन्ह। माया ने अपने भूतकाल के दिनों को याद करते हुए ओम को नंबर्स के बारे में बताते हुए कहा। ओम भी उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फ्लैशबैक स्टोरी। दिल्ली, लाल किला। क्या प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जनरल वर्धमान सिन्हा और अपने हाथ में एक फाइल लिए लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन बख्शी दिल्ली के लाल किले में प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के बाहर पिछले आधे घंटे से प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों के ही चेहरे चिंता से घिरे हुए थे। दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे, जिनमें वर्धमान आर्मी के 4 स्टार जनरल थे, वही अर्जुन बख्शी सेना में 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे थे। देश के 2 बड़े और नामचीन ऑफिसर्स इस समय प्रधानमंत्री की ऑफिस के बाहर आखिर क्या कर रहे थे? आसपास के सभी लोग इसी सोच में थे। आर्मी के कपड़ों में बैठे हुए दोनों सैनिकों में वर्धमान सिन्हा उम्र में 45 साल के ऊपर के लग रहे थे, वही अर्जुन बख्शी की उम्र तकरीबन 30-32 साल की रही होगी। कुछ ही पल बाद प्रधानमंत्री की ऑफिस से एक फॉर्मल कपड़े पहना आदमी उन दोनों ऑफिसर्स के पास आते हैं और विनम्रता से उन्हें कहता है, ऑफिसर्स माननीय प्रधानमंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों ही ऑफिसर्स थोड़े संकोच के साथ एक दूसरे को देखते हैं और फिर खड़े होकर तुरंत ही उस आदमी के पीछे ऑफिस के भीतर चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी अपने टेबल पर एक फाइल को ध्यान से पढ़ते हैं और कुछ देर फाइल पढ़ने के बाद वे जनरल सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की ओर देख गंभीर होकर बोल उठे, बहुत खूब जनरल्स, नंबर्स हम। क्या खतरनाक टीम है, लेकिन आखिर मुझे इस तरह की टीम के बारे में क्यों कोई जानकारी नहीं है। और चली फाइल को साइड में रखते हैं, आप बताएं आखिर क्या है ये नंबर्स की कहानी। उद्धरण चिन्ह। तारांकन। 3 महीने पहले इंडियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जम्मू। एक आदमी हेडक्वार्टर्स में जनरल सिन्हा के कैबिनेट में दौड़ते हुए घुस आया और आते ही चिंतातुर आवाज में चिल्ला उठा, सर वी हैव अ सिचुएशन। उस आदमी को देखते ही जनरल सिन्हा भी हैरान हो गए। कुछ ही देर बाद मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूम में सैनिकों की हड़बड़ी मच गई। सभी लोग के चेहरे चिंतातुर लग रहे थे। सैनिक जल्दी से रेडी होकर गाड़ियों में बैठ चुके थे और सैनिकों की 3 टुकड़ियां कहीं मिशन पर जाने के लिए निकल चुकी थी। वही जनरल सिन्हा अपने एक साथी सैनिक के साथ एक हॉल में कुछ सैनिकों के साथ मिशन को ध्यान से लीड कर रहे थे। सर आखिर बार हमें लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और न्यूक्लियर वेपन जेड के लीड साइंटिस्ट मी तिवारी दोनों ही स्क्रीन पर मैप में एक जगह टिक मार्क करते हुए वेली की इस लोकेशन पर ट्रैक हुए थे। हमारी लेफ्टिनेंट जनरल के साथ बात भी हुई, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही वे दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। लेकिन सर्च टीम ने डिटेक्ट किया है कि उसी जगह से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर कुछ पुराने खंडहर है और अंदाज है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के समूह इसी जगह छिपे रहते हैं। खंडहर होने की वजह से उनके लिए काम करना आसान भी है। सो हमारा अंदाज है कि प्रोफेसर तिवारी और बख्शी सर यही कैद किए गए हैं। वी नीड टू एक्ट इमीडिएटली। ऑफिसर की बात सुन जनरल सिन्हा कुछ देर इसी सिचुएशन पर सोच में पड़ गए। तभी अचानक ही एक सैनिक के वॉकी टॉकी पर कुछ सुनाई दिया। मैसेज को ध्यान से सुनने के बाद तुरंत ही उस सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा, सर हमें न्यूज मिली है कि वेली के उस इलाके में कोई हलचल हो रही है। ये खबर सुनते ही जनरल सिन्हा चौंक गए और उन्होंने सैनिक से कहा, जल्दी से ड्रोन को वेली में लॉन्च करो, मुझे हालत की सारी फुटेज चाहिए। मुझे जानना है आखिर वहां क्या हो रहा है। कैसे भी करो, लेकिन मुझे ताजा खबर मिलती रहनी चाहिए।
वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों से भरी कश्मीर की उस वैली में एक सिपाही ब्लैक सोल्जर कॉम्बैट शूट में वैली में तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। उसकी रफ्तार किसी चीते सी तेज थी, उसका चेहरा मास्क से और हेलमेट से ढका हुआ था। आतंकवादियों के उस खंडहर के पास पहुंचते ही खंडहर के बाहर पहरा दे रहे आतंकवादियों को उस सोल्जर ने पलक झपकते ही निपटा दिया। वहीं दूसरी ओर उसी खंडहर के एक कमरे में एक आधी उम्र का आदमी जिसने शूट बट और गॉगल्स पहने थे और एक 30-35 साल का जवान किसी कैदी की तरह बंदी बने पड़े हुए थे। दोनों को देख लग रहा था कि उन्हें काफी मारा गया है, क्योंकि उन दोनों के ही कपड़ों और शरीर पर खून के काफी दाग दिखाई दे रहे थे। साथ उन दोनों के हाथ भी बांध दिए गए थे। अचानक ही एक आतंकवादी AK-47 गन के साथ उस कमरे में आया और आते ही सबसे पहले उसने ऑफिसर को अपनी बंदूक के हैंडल से काफी बार मारा और उसे अधमरा कर दिया। उसके बाद उस डॉक्टर के पास गया और नीचे बैठ अपनी गन की नली से सबसे पहले उसने उसके सिर को दाढ़ी से ऊपर किया और फिर राक्षसों की तरह हंसते हुए कहा, सुन बे गंदी नाली के साइंटिस्ट, अगर तुम जल्दी से बोल देगा कि ये तुम्हारा वेपन Z कैसे बनता है और साथ ही उसका फॉर्मूला भी दे देगा तो हम तुम्हें जाने देगा, वरना याद रखना मौत तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। हा। चल अब जल्दी से बोल दे क्या है फॉर्मूला। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक पूछने के बावजूद भी वो डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं देता, इसीलिए गुस्से में आकर वो आतंकवादी उस डॉक्टर के हाथ पर गनफायर कर देता है और गोली लगने की वजह से वो डॉक्टर चिल्ला देता है। उसे इस तरह से दर्द में देख लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अबे उसे क्या टॉर्चर कर रहा है बे, अगर हिम्मत है और असली माँ का दूध पिया है तो मेरे हाथ खोल, कसम मेरी भारत माँ की जमीन में ना गाड़ दिया तो नाम बदल देना। उद्धरण चिन्ह। बख्शी की बात सुन वो आतंकवादी खड़ा होकर उसके पास आता है और एक गनफायर बख्शी के पैर पर करता है, लेकिन बख्शी अपने मुंह से एक आटक नहीं निकलाता और बस गुस्से से उस आतंकवादी को देखता रहता है। इसलिए वह आतंकवादी गुस्से से बख्शी के मुंह पर जोर से 2-3 पंच मारता है, जिससे कि बख्शी की नाक से खून बहने लगता है और फिर हंसते हुए वो आतंकवादी बख्शी के बाल खींचकर कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी, भारत के ऑनरेबल हाई रैंक ऑफिसर हम, चिंता मत कर तू, तेरी रेस्क्यू टीम जब तुम दोनों को बचाने यहाँ आएगी उस समय तेरी मौत की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। फिर जाते जाते और हाँ एक बात और हम तुमको बताता, हमने अम्मी का दूध तो नहीं पिया है, हमने पिया हिंदुस्तानियों का खून और वो भी उनके शरीर से निकाल कर। हा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद वो आदमी वहां से निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी बख्शी डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर तिवारी आप ठीक है ना? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं अपनी ड्यूटी निभाने में नाकामयाब रहा। प्लीज प्लीज हिम्मत रखिए, हमें बचाने रेस्क्यू टीम आती ही होगी, प्लीज हिम्मत मत हारिए। बख्शी की बात सुन डॉक्टर तिवारी दर्द से कराहते हुए धीमी आवाज में बोल उठे, हाँ जनरल आप क्यों माफी मांग रहे हैं, इस रास्ते आने की जिद मेरी थी, मुझे ही शौक था पहाड़ियां देखने का, आपने तो मना भी किया लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और अब हम दोनों की ही जान खतरे में, आपके सैनिक बीच रास्ते अधमरी हालत में पड़े हुए हैं और हम दोनों यहाँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए इस उम्र में और इस तरह की खतरनाक जगह पर इस तरह की बेवकूफी भरी जिद करने के लिए। आई एम सॉरी सोल्जर बख्शी, मुझे माफ कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुन बख्शी उदास हो जाता है और अपने सामने दरवाजे को देख बोल उठता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, वैसे भी जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, बस इंतजार और उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू टीम आपको सही सलामत यहां से निकाल दे। लेकिन लगता है अब तो मौत हम दोनों का आखिरी रास्ता है, क्योंकि अब ऐसी जगहों में चमत्कार तो होते नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी किसी गहरी सोच में गिर गए, लेकिन अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी उन दोनों को ही उस कमरे के बाहर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी, लोगों के दौड़ने की, गोलियां चलने की और दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और डॉक्टर दोनों ही डर गए। डर के मारे खुद को आजाद करने के लिए डॉक्टर अपने हाथ पैर जैसे तैसे हिला रहे थे और डर के मारे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ये क्या हो रहा है, आखिर ये आवाजें कैसी है, बताए कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने आ गई है, ये उन्हीं की आवाज है ना, बोलिए ना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी खुद हैरान थे, क्योंकि वे जानते थे कि इतनी जल्दी रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन ही था। लेकिन अभी वे कुछ आगे सोच पाते उससे पहले ही अचानक ही दरवाजे पर कुछ गोलियां चली और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। जो आतंकवादी कुछ देर पहले उस कमरे से गया था वही वापस उस कमरे में खड़ा था और उसे देखते ही डॉक्टर तिवारी डर के मारे बेहोश हो गए। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उस आदमी को गुस्से से देखते रहे और उसी पल वह आदमी जमीन पर एक जोरदार धमाके की आवाज करते हुए गिर गया। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उसे इस तरह गिरते देख हैरान रह गए और उन्होंने देखा कि उस आदमी की पीठ पर गोलियों के निशान थे, इसका मतलब वो मर चुका था। उसे इस तरह मारा देख लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने हैरानी से और एक अलग ही घबराहट के साथ फिर दरवाजे पर देखा और उसी वक्त ब्लैक यूनिफॉर्म में एक आदमी हाथ में गन लिए सामने आया और उसने आते ही कहा, क्या आप में से कोई लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी है? उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह से अपने सामने देख लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने हैरान होते हुए कहा, मैं हूं, लेकिन तुम? उद्धरण चिन्ह। तभी वो लड़का बोल उठा, मैं हूं नंबर 00 और मैं यहाँ आपके सोल्जर्स की रिक्वेस्ट पे आपको बचाने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। CH-179 रेस्क्यू मिशन। अपनी दास्तान को आगे बढ़ते हुए माया ने कहा, मैं यहाँ तुम लोगों को बचाने आया हूँ, अपने दूसरे साथी को उठाओ और मुझे फॉलो करो। उद्धरण चिन्ह। दरवाजे से बाहर जाते हुए और अपने बिना किसी इमोशन के वो आदमी बोलता है, बेशक उसका चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी देख पा रहा था कि उस आदमी के अंदर मानो इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है।
लेकिन उस वक्त उन्हें उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और उस आदमी की बातों को मानकर उसके पीछे जाना था। कुछ ही देर बाद उसी खंडहर से आतंकवादियों ने कैदी बनाए काफी सारे सैनिक और भी मिले। सबसे पहले बिना किसी हाव भाव के वो ब्लैक कमांडो जैसा आदमी अपने हाथ में गन लिए आगे बढ़े जा रहा था और उसके पीछे पीछे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और कुछ ट्रेनर फौजी लड़के और सबसे आखिर में महेश प्रोफेसर को सहारा देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब देख रहे थे कि उस इलाके के लगभग सारे ही आतंकवादी या जिन्होंने भी उन फौजियों को पकड़ा था सभी लोग जमीन पर खून से सने हुए पड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी वहां का नजारा देख काफी चौंका हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए और लाशों को देखते हुए सोच रहा था, इसकी माँ का, यहाँ तो सभी को ढेर किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ किसी तरह की गन फायरिंग या मार धाड़ हुई भी होती तो हमें उस जाइल जैसे कमरे में कुछ तो सुनाई दिया होता ना। आखिर यहाँ हुआ तो हुआ क्या है, कैसे ये सारे लोग यूं ढेर पड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर अचानक ही उसकी नजर अपने बगल में कुछ ही कदम आगे चल रहे उस ब्लैक कमांडो पर जाती है और फिर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी भी उसके साथ चलते हुए धीरे से पूछता है, हे तुम किस डिवीजन या बैच से हो और इस मिशन में और कितने लोग शामिल है। उद्धरण चिन्ह। बिना कुछ सोचे और अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने उस आदमी से पूछ लिया और उसका सवाल सुन वो बिना देर किए और लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की ओर देखे सीधे बोल उठता है, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं किसके साथ हूँ और बात रही इस मिशन की तो इस ऑपरेशन में शामिल एकमात्र इंसान मैं ही हूँ। उस आदमी का मुंह से ये शब्द सुनते ही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और भी ज्यादा चौंक जाता है और आगे बढ़ते हुए उस आदमी को देखकर सोचता है, उसने अकेले ही इतने सारे जवानों की बैंड बजा दी। तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन करूं? और ये बंदा इतना तेज क्यों है? अभी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ये सब सोच ही रहा था कि तभी आगे बढ़ते रास्ते में टनल पे लगे दरवाजे में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी अपनी भाषा में कुछ बोलते बाहर निकलता है। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उसे देख थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, एनिमी। तभी वो दुश्मन उन सब फौजियों को गुस्से से देख अपनी गन रेडी करने लगता है और उसी वक्त उसके पीछे अपनी ही भाषा में बात करते हुए दो और आदमी दिखाई देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के सारे आदमी थम जाते हैं और अब सहदेव ये नजारा देख काफी हैरान था और सोचता है, क्या खराब टाइमिंग है। और साथ ही उसके साथ उसके पीछे और दो बंदे हैं शायद उस रूम में। अब क्या करे, मेरे पास अभी इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं उन्हें ठिकाने लगा सकूं। और इस बंदे को भी बिना किसी हिलचाल के पछाड़ना सबसे बड़ा सवाल है। उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी अभी सोच ही रहा था कि तभी वो ब्लैक कमांडो जैसा बंदा तेजी से आगे बढ़ता है और दरवाजे से बाहर निकले उस आदमी को जट से एक चोप गर्दन पे देकर निपटा देता है। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी अचानक से ये एक्शन देख काफी चौंक चुका था। उसे तो उस ब्लैक कमांडो की इतनी तेज मूवमेंट ना दिख रही थी ना ही समझ में आ रही थी। लेकिन वो कमांडो अभी इतने में ही नहीं रुका। जैसे ही पहला आदमी उसने निपटाया कि तुरंत ही उसने अपनी किट में से चाकू निकाल और पहले की तरह ही तेजी के साथ अंदर बैठे दूसरे आदमी सीने में तुरंत ही घोंप दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने पहले जो देख वही कम था कि उस कमांडो की इस हरकत को तो देख उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। आखिर वो काफी हैरान था। वो उस कमांडो को देख सोचने लगता है, ये पागलपन है, सच में पागलपन है। उसने दो बंदों को बिना कोई हथियार की मदद से निपटा दिया। वो आखिर ये जवान किस डिवीजन से है। उद्धरण चिन्ह। अब से हम सभी सतर्क रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी आगे कुछ सोचता उससे पहले ही वो ब्लैक कमांडो आगे रास्ता देखते हुए बोलता है। सभी लोग उस कमांडो की ओर देखते हैं, लेकिन वो आदमी निष्भाव था। वो अपनी बात को आगे बढ़ते हुए और आसपास देखते हुए कहता है, लेकिन तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पड़े बंदों के हथियार ले लो और सभी टारगेट्स को मैं संभाल लूंगा, तो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो अपनी गन मत चलाना। उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उसकी बात देख बूट की तरह खड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, पर वो धीरे से बोलता है, श्योर। उसने ये बोल तो दिया था पर उसके चेहरे का उड़ा रंग और उसका दिमाग कुछ और ही कह रहा था। वो अपने आप से कहता है, डैम मीट, वो हमें एक्स्ट्रा सामान की तरह समझ रहा है। डूड, हम भी सोल्जर्स है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो कमांडो अपनी साइलेंसर लगाए पिस्तौल निकालता है और कान लगाकर आगे की ओर कुछ सुनने की कोशिश करता है और फिर कुछ ही पल में अपनी गन को आगे की ओर एम कर दौड़ने लगता है। तभी उसके सामने कुछ और दुश्मन आते हैं और वो आदमी एक एक बुलेट से एक एक बंदे को निपटा रहा था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लाशें जमीन पर बिछती जा रही थी। फिर एक टर्न पर आकर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने सुना कि आगे बहुत से दुश्मनों की आवाज रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी अपनी गन को आगे एम करके हैरानी और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप से कहता है, आगे बहुत से दुश्मन है, उसको अब की बार इनसे निपटने के लिए हेल्प चाहिए होगी। मुझे लगता है अब हमें थोड़ा शांति से और सावधानी से चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कमांडो पहले से ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा था। उसे देख सदमे के साथ लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी बोलता है, अरे ये आदमी करना क्या चाहता है जो और भी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा है बड्डी, इस तरह की सिचुएशन में तुम्हें शांति से सोचना और कुछ एक्शन लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की आंखों ने देखा, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी आगे कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। उसने देखा कि जैसे ही वो कमांडो टन के पास पहुंचा वो भागते हुए सोते हुए जमीन पर सोते हुए स्लिप करने लगा और उससे पहले कि दुश्मन कुछ भी कर पाता कमांडो की एक एक बुलेट से एक एक बंदा जमीन पर लाश बनकर बिछने लगा।
उस जगह 5 बंदे थे और उन्हें ढेर होते 1 मिनट तक नहीं लगा और तुरंत ही कमांडो ने आंखें पलकाने की तेजी से अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेंज की और उठकर वापस से आगे दौड़ने लगा। उसके पीछे ही जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उस जगह पहुंचा तो सभी लोगों को लाश बना देख उसे भी कुछ पल के लिए उन लोगों के लिए दया आ गई। आखिर उनको लदनी का एक मौका तक नहीं मिला। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी अपने आगे दौड़ते हुए कमांडो को देख रहा था और जैसे ही उसके दूसरे साथी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के पास ये वो आगे बढ़ते हुए कमांडो को देखते हुए बोला, वो बंदा सच में एक मोन्स्टर है या कहो हैवान, बट वो बहुत ही लापरवाह है। उसकी ये लड़ाई की तकनीक और मूवमेंट्स ये किसी मिलिट्री वाले की तो नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। लेकिन सच्चाई तो लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को भी नहीं पता थी तो उसने इस विचार को साइड में छोड़ उस आदमी के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही पल में वो सब उन खंडेर से बाहर जाने के गेट तक पहुंच गए। गेट से बाहर निकलने से पहले ही वो कमांडो दीवार के पास रुक गया। उसने छुपते हुए बाहर का मुआयना किया और अपना हाथ ऊंचा कर उसने मुट्ठी बना ली जिससे कि पीछे वाले लोग उसे देख पाए। वो एक मिलिट्री साइन था जिसका मतलब था रुकना। उसे देखते ही सभी लोग उसके पास आकर ही रुक गए और उन सबको देखे बिना ही वो आदमी बोलता है, हम सब 1 मिनट के लिए यही इंतजार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उस कमांडो के पीछे खड़ा लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उसकी बात सुन हैरान होते हुए बोलता है, क्यों? तभी वो कमांडो एक नजर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की ओर घुमाता है और उसे देख लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की रूह अंदर ही अंदर कांप जाती है। CH-180 नंबर 0 एक बच्चा है। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी देखता है कि उस नंबर 0 की आंखें उसको नहीं पर उसके पीछे किसी चीज को देख रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी भी एक पल के लिए उस ओर देखता है और उस ओर देखते ही उसे ख्याल आता है कि वो अपने साथियों को तो भूल ही चुका था। वो देखता है कि प्रोफेसर और महेश दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनते हुए थक हार कर भी पीछे पीछे आ रहे थे। तब जाकर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी काफी गहरी सोच में पड़ जाता है और समझ जाता है कि क्यों उस नंबर 0 ने उसे 1 मिनट के लिए ब्रेक लेने के लिए कहा था। वो खुद से ही बात करते हुए कहता है, मैं दौड़ने और इस नंबर 0 के बारे में सोचने में इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने इन लोगों के स्टेमिना को तो भुला ही दिया था और उनके बारे में लगा भाग भूल ही गया था और भले ही मैं कितनी जल्दी में हूं पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने ही साथियों के बारे में भूल गया था। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते ही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को खुद पे गुस्सा आ रहा था। फिर खुद को शांत कर उसने बाहर की ओर नजर रखकर खाद उस नंबर 0 की ओर देखा और सोचने लगा। तो वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ दौड़े नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बजाय उसने हमारी और उसकी हर एक मूवमेंट को कैलकुलेट किया था और आगे बढ़ रहा था। काली आंखें और कुछ गुजराती शब्दों से मिक्स लेकिन संजने में हिंदी हुमा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम गुजरात से हो? उद्धरण चिन्ह। अचानक ही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने उस नंबर 0 से पूछा। हालांकि पूछने के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को खुद पे शर्मा रही थी कि वो खुद का काम करने के बजाय उस नंबर 0 की आइडेंटिटी के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन वो यह मौका छोड़ना भी तो नहीं चाहता था। कुछ पल तक उस आदमी का कोई जवाब न आने पर उसने वापिस से उसे देखते हुए कहा, मैंने सही कहा ना? रेस्ट टाइम खत्म हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए उस आदमी ने बिना उनकी ओर देखे कहा। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी भी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कर सकता था। वो लोग बिना कुछ आनाकानी किए उस आदमी के पीछे पीछे झाड़ियों में छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगे। तभी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को लगा कि आगे की ओर से कुछ आवाज आ रही है। उसने धीरे से जड़ियों के बीच देखा तो वो एकदम दंग ही रह गया। लेकिन तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के सामने और जड़ियों के उस और एक छोटा सा ट्रक खड़ा था और उसमें कुछ और फौजी लोग भी थे जिन्होंने अपने घावों पर पट्टियां लगाई हुई थी। उन्हीं में से एक नौजवान सैनिक ट्रक में से कूदते हुए उत्साह के साथ लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को आवाज लगाता है। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी भी उन सबको देख खुश हो जाता है और महेश और प्रोफेसर की ओर देख कहता है, महेश ये तो हमसे बिछड़े हुए हमारे साथी है। उद्धरण चिन्ह। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी खुश होते हुए अपने बिछड़े साथियों से कहता है, हे जवानों, तुम सब यहाँ पर कैसे? उद्धरण चिन्ह। ट्रक में से उतरकर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की तरफ आ रहा वो नौजवान आदमी अपना हाथ लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के पीछे की ओर करते हुए कहता है, इस नंबर 0 सूट पहने आदमी ने हम सबको बचाया। उसने हमें बचाकर यहाँ पर उसका वाइट करने के लिए कहा था और वापिस उन खंडेर की ओर चला गया था और वापिस आपके साथ आया, लेफ्टिनेंट। उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और उसके पास आया वो नौजवान लड़का दोनों ही उस नंबर 0 की ओर देखते हैं। वो आदमी अपने हाथ में गन पकड़े हुए बिना किसी हाव भाव के खड़ा था। तो अब हम यहाँ से अपने अलग अलग रास्तों पर जाएंगे। आप लोग अगर साउथ वेस्ट की ओर आगे बढ़ना जारी रखेंगे तो आप लोगों को वहां आपके लिए वेट कर रही आपकी रेस्क्यू टीम मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उसकी बात को समझ रहा था इसलिए उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे बस किसी ने रिक्वेस्ट की थी और मैंने उसे पूरा किया। उद्धरण चिन्ह। खुद के हाव भाव को संतुलित रखते हुए उस आदमी ने कहा। और जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने उस नंबर 0 की बात सुनी वो राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था वो एक हाईली ट्रेंड मर्सनरी है। उद्धरण चिन्ह। और फिर उसने उस नंबर 0 की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, भले ही ये एक रिक्वेस्ट हो पर आज आपने मेरी और मेरी पूरी टीम की जान बचाई है। मैं आपको मेरा थैंक्स एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करूंगा। आखिर मैं आपके लिए इतना ही तो कर सकता हूँ। हालांकि मुझे आपके यहाँ आने का कारण नहीं पता है सर, पर यह बात तो फिर भी सच ही है कि आपने मेरी और मेरे सभी स्टूडेंट्स की जान बचाई है।
उद्धरण चिन्ह। उस नंबर 0 ने लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के हाथ की ओर देखा और फिर एक बार लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के चेहरे की ओर देखा और फिर वो उससे हाथ मिलने को अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसी व्यक्त कहीं से एक मोटर बुलेट उनके बिल्कुल पीछे खंडेर पर जाके ब्लास्ट होती है और उस जगह एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होने लगता है और विस्फोट का इफेक्ट उस नंबर 0 और लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को भी होता है। इतना शक्तिशाली वो मोटा था। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी मोटा से बचते हुए सोचने लगता है। उसका दिमाग इस वक्त भी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए सोच रहा था। यह एक मोटा लॉन्चर के राउंड्स है। इसके ब्लास्ट से उत्पन्न हुई आवाज की वजह से कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। अपने साथियों की ओर देखते हुए प्रोफेसर और टुकड़ी के बाकी सभी लोगों का क्या हुआ है? भगवान की कृपा है, सब ठीक है। लेकिन अब हम क्या करें? कहा जाए और वो नंबर 0 किधर है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। अभी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी ओर से गन फायरिंग होने की आवाज सुनाई देने लगती है और ये देख लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। अभी उन्होंने एक बड़ा सा मोटा ब्लास्ट फेस किया है और उसकी इम्पैक्ट से कोई बाहर नहीं आया तो अचानक से ये गोलियां कौन चलाने लगा है? अभी इतना काफी नहीं था कि लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी देखता है कि सामने की ओर से फायरिंग कर रहे लोगों में से 2 लोग इंस्टेंट ही बुलेट लगने से मार जाते हैं और तभी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी बुलेट की फायरिंग जिस ओर हुई थी उस ओर देखता है और जब उसने उस ओर देखा और जो नजारा उसकी आंखों ने देखा उस पर यकीन करना लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के बस में नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने देखा कि वो नंबर 0 उस वक्त अपनी गन को थामे और सेफ पोजीशन पर रहकर दुश्मनों की ओर फायरिंग किए जा रहा था और इतना ही नहीं उसने तुरंत ही 2 बंदों को ढेर भी कर दिया था। ये नजारा देख लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी चौंकते हुए बोल उठता है। इवन इन सब फायरिंग के वक्त भी उसने अपने आप को जल्दी से फिजिकली और मेंटली रिकवर कर दिया और दुश्मनों को उनकी फायरिंग का जवाब भी देने लगा। आखिर कैसी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल घड़ी में भी इस तरह का शांत तरीके से फैसला लेने की तालीम दे सकती है? आखिर है कौन ये बंदा? उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उस आदमी को देखते हुए ये बोलकर खुद भी अपनी गन लोड कर रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो वापस से उस आदमी की ओर देखता है और अब की बार लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को सबसे तेज झटका लगा था। उसने देखा था कि उस आदमी का अपने चेहरे को ढका स्कार फूट चुका था और उसका चेहरा दिखने लगा था पर धुएं की वजह से उसका चेहरा उस वक्त धुंधला दिख रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए कहता है, खैर इस आदमी का चेहरा देखने का मौका तो मिलेगा, जरूर ही कोई 45-50 साल का एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होगा। अनुभव ही इतने कठिन समय में इस तरह शांति से फैसला करने की तालीम दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त उस नंबर 0 का चेहरा लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को दिखता है और जैसे ही उस आदमी का चेहरा लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को दिखता है ना चाहते हुए भी लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के मुंह से गाली निकल जाती है। इसकी मां का। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी अपनी गाली को अपने अंदर ही रखकर वापिस से उस चेहरे को देखता है और अब की बार कंफर्म होते ही लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी मानो उसने बहुत देखा हो उस तरह से चौंकते हुए कहता है, फक ये तो सिर्फ एक 20-21 साल का बच्चा है। सच में? उद्धरण चिन्ह। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी चौंकते हुए देखता है कि वहां पर लड़ रहा और उन सबको बचाने वाला और कोई नहीं पर एक 20-21 साल का एक नौजवान लड़का है। दिखने में स्मार्ट, अच्छी खासी बॉडी वाला और हैंडसम चेहरे वाला वो लड़का अपने जवानी के और कॉलेज की लाइफ को जीने की बजाय उस जगह एक किलिंग मशीन की तरह दुश्मनों की बैंड बजा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके 2 बार अपनी आंखें मलके देखी पर उसकी हैरानी के बीच वो एक नौजवान लड़का ही था। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल जाता है, लेकिन कैसे? उद्धरण चिन्ह। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।